सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। स्टार्ट किया जाए। इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस मैथ्स के प्रैक्टिस क्विज ठीक है यार। देखो स्टार्ट करवाते हैं मैथ्स का भी, है ना। ओके ऑडिबल है। स्टार्ट कर किया जाए फिर। लेक्चर नंबर 17th। कोड योर फ्यूचर। अच्छा चलो तो शुरू करते हैं अपने फ्यूचर को कोड करना। चलिए तो सबसे पहले रिवीजन टाइम। इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड कैटल हुक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स। किस पीरियड में कैटल हुक जो थी वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैटर्स एंड अजमेर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर दी। तो कैटल हुक जो है ये आपको पता है ये एक प्रोटो सिटी थी इन दी तुर्की ड्यूरिंग द नियोलिथिक टाइम पीरियड। व्हेन आई से नियोलिथिक इसका मतलब होता है न्यू स्टोन एज। लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ तो पिछले लेक्चर की चीज़ें हैं तो सब रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो इसमें रफली आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि 9000 BC से 1000 BC तक। विच आर्टिकल, तो ये कौन सा आर्टिकल है? 143 है। रिकॉल करते हैं 141 ऑर्डर या डिक्री जो पास किया सुप्रीम कोर्ट ने वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट पे। एक तो ये बात बोलता है 141। 142 की अगर बात करें तो ये बोलता है टू डू अ कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर और डिक्री। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड 144 में क्या ये भी बता देंगे कमेंट में। अजमेर जो है सूबा हेडक्वार्टर बना था मुगल्स के अंडर में, और मुगल में भी किसके अंडर में? अकबर के अंडर में, ठीक है। जैसे ही अकबर थ्रोन पे बैठा था 1556 में, हमें पता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और उसी दौरान ही 144 में है कि जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, वो एक्ट करेंगी टू एड दी सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट। देन अगर बात करेंगे इन केस ऑफ जली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स्ड फेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिस मैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल। तो भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक है या मैक्रो इकोनॉमिक? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये जो पूछ रहा है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। और हमने और कौन सी डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी थी? फ्रिक्शनल होती है जिसको हम सर्च और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच होते हो वो। देन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मोस्टली हमें एग्रीकल्चर, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करेंगे तो बाकी और कौन सा था? साइक्लिकल वाला था जो कि रिसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। एंड और कौन सा था? और सीजनल था जो कि आपका साइक्लिकल का ही एक पार्ट है। जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉन मेनार्ड गिनिस ने लिखी थी। और यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये 144, तो ये मैंने आई थिंक बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शनल सीजनल सब कुछ हो चुका है। अभी अकबर का मकबरा, अच्छा अकबर का मकबरा बता दो कहाँ पर है? अंशुल पाल पूछ रहे हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बाबर का कहाँ पर है? काबुल अफगानिस्तान में। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का आगरा में है। शाहजहाँ का भी आगरा में है। देन औरंगज़ेब का कहाँ पर है? औरंगज़ेब का है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इसका है। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अभी और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रो नहीं होता है, मैक्रो। मैक्रो बड़े लेवल पे उसको देखते हैं ना, इसलिए। करंट अफेयर का देखो बताते हैं। बाकी कंप्यूटर का मैं बता चुका हूँ कि अमन सर ने पहले ही बोला था कि मतलब उसके बाद यानी कि होली के बाद ले लेंगे। तो आई थिंक अपकमिंग देखते हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। नहीं तो मेरे हिसाब से सैटरडे संडे तक तो हो ही जाएगा आपका। अगले संडे तक फॉर श्योर कंप्यूटर का एनटीपीसी के लिए लेक्चर हो जाएगा आपका, चिंता मत करिए, ठीक है। इम्परफेक्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो राहुल द्रविड़ की तो है कौन सी? इनकी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। अच्छा ये बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। स्ट्रेट ड्राइव किसकी है? प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग इट माई वे,
ये किसकी है? तो इम्परफेक्ट जो है वो संजय मांजरेकर जी की है। द टेस्ट, और पहले ये तो हो गया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये युवराज सिंह की। स्ट्रेट ड्राइव ये है सुनील गावस्कर की। लेकिन स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट किसकी है? ये तो सुनील गावस्कर की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, और ये बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखी थी। लेकिन प्लेइंग टू विन अगर पूछ लेगा तो ये किसकी है? प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की है। सानिया मिर्जा की क्या है फिर? सानिया मिर्जा की है एस अगेंस्ट ऑड्स। और जो भी आप रिकॉल कर सकते हैं लिखो कमेंट में, जो जो रिकॉल आ रहा हो, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी है? ये है सानिया मिर्जा की। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये मैंने पूछा था, कपिल देव की है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये है कपिल देव की। अनब्रेकेबल किसकी है? अनब्रेकेबल ये किसकी है? तो सर आवाज सुबह जैसी है, सुबह जैसी क्या आवाज? हार्ट ये है कपिल देव की। अनब्रेकेबल किसकी है? अनब्रेकेबल अभी बताना, एक बार कंफर्म करना। अभी ठीक है? अभी ठीक है वॉइस? अभी तो ऐसे फटाफटा सा मतलब नहीं आ रहा वॉइस, बताओ। मतलब एक्चुअल में आई थिंक गेन उसका ज़्यादा है। तो अनब्रेकेबल है मैरी कॉम की, ठीक है। हाँ, छवि द्विवेदी लिख रही है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। बताओ किसकी है? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी है ये? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये है सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली की है ये, ठीक है। याद रहेगा। वॉइस ठीक है, ठीक तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा वो मतलब भरभराहट टाइप अजीब सी थी, हो रही थी। कम आ रहा है अभी? कम हो गया क्या? किसकी है ये? सेंचुरी इज नॉट इनफ ये है सौरव गांगुली की। हाँ, वॉइस लो हो गई। इतना थके थके क्यों है सर? बेटा शाम को हर कोई थक जाता है यार, दिन भर काम किए किए। अब वैसे थका इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? क्या जोर जोर से चिल्ला के बोलेंगे? तुम लोगों का भी अजीब ही है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दो। आज सर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा वो ऐसे बोल दो, आज लगता है सर थके हुए हैं। पिवटिंग इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो आई थिंक ये पहले ही बता चुका हूँ। पिवटिंग किससे है? बास्केटबॉल से है। वैसे तो पिवटिंग आपका होता है फुटबॉल में भी, ठीक है। पिवटिंग इसमें भी होता है। हॉकी में जैसे कि ड्रिबल होता है ना। हॉकी में आपका ड्रिबल होता है। गर्मी यार एकदम से नहीं बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, है ना? गर्मियाँ जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा। चलिए ठीक है। तो ड्रिबल आपका हॉकी से है। वॉलीबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बताइए। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। बैडमिंटन में नेट की हाइट कितनी होती है ये भी बताइए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ सकता है एक्चुअल में यार, इसीलिए मैंने क्लास डिले किया था, लेकिन अभी भी ये बैकग्राउंड वॉइस गया नहीं। तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 6 हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, हैंडबॉल और नेटबॉल में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। नेट हाइट 5 फीट होती है, वैसे तो सेंटर में 5 फीट होती है और किनारों में 5 फीट 1 इंच होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। दी हेड क्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड इन। तो भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, गोवा, कन्याकुमारी या फिर हैदराबाद? तो अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की बात करेंगे तो ये आपका गोवा में है। लेकिन अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पूछ लेगा तो आंसर क्या होगा? अगर ओशन टेक्नोलॉजी तो ग्राफी था, जी से ग्राफी, जी से गोवा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पूछेगा तो आंसर वुड बी तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, उसके आंसर आप बताएंगे। जैसे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च है वो कहाँ पर है? बस मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, टोबैको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ठीक है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड साइंसेज ये कहाँ पे है? तो इतने करते हैं पहले।
तो टोबैको की अगर बात करेंगे तो टोबैको, राजा टोबैको खा रहे हैं, ठीक है, राजा जी जो हैं, तो राजामुंद्री कहाँ पड़ता है ये? आंध्रा में पड़ता है ये, ठीक है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये करनाल में है, हरियाणा में। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका नहीं, ये तो आपका होगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में होगा। ऐसे याद कर लो, ड्रग से लोग अपना लक टेस्ट करते हैं, ड्रग से अपना लोग लक टेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च तो आपका देहरादून में होगा। देहरादून में ही विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इंस्टीट्यूट है, विजुअली हैंडीकैप्ड। और साथ ही साथ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सॉल्ट एंड मरीन वाला है भावनगर गुजरात में। भाई सॉल्ट वाला, नमक वाला कहाँ होगा? जहाँ नमक का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नमक का प्रोडक्शन कहाँ होता है ज़्यादा? जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ मोर देन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जहाँ बारिश कम, इवापोरेशन ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, तो गुजरात में। और गुजरात से आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि सॉल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था, जिसको हम, जो कि डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चूज़ किया था और उन्होंने साबरमती से, ठीक है, स्टार्ट किया था अपना साबरमती आश्रम से जो अपना मार्च है दांडी तक, है ना। कितना डिस्टेंस था? 241 मील का डिस्टेंस था। 78 लोगों के साथ वो गए थे। वो सारी चीज़ें आपको याद पता होनी चाहिए, है ना। और सॉयल साइंसेस तो आपका ये है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। बाकी एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब शुगर केन के भी ना दो हैं। अगर पूछ लेगा सेंट्रल वाला, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सी से सेंट्रल, सी से कोयम्बटूर। कहाँ है कोयम्बटूर? किस स्टेट में? और अगर इंडियन पूछ लेगा तो लखनऊ हो जाएगा आपका। लेकिन अगर सिर्फ शुगर पूछ लेगा, सिर्फ शुगर पूछ ले, शुगर के नहीं शुगर, या पल्सेस पूछ ले, या फिर जुबा केसरी पूछ ले, तो नाम जुबा पे एक ही नाम आता है और वो है हमारा कानपुर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड इन विच द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। तो स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, ओल्ड फोर्ट, या फिर राष्ट्रपति भवन। तो क्या सही आंसर होगा? बताओ जल्दी से। अच्छा 2 जून NTPC। अच्छा अनाउंस हो गई क्या? 2 जून है? अच्छा पूरा मई है अभी तो। अच्छा सही बताओ, अनाउंस हो गई क्या? एक सेकंड रुको, देखते हैं। हाँ अनाउंस तो हो गई आई थिंक, शायद 2 जून से है। ओके ठीक है, 2 जून से है। हो गई यार शायद। तो वीडियो तो काफ़ी लोग बना रखे हैं। NTPC का पेपर डेट आ गई है 2 जून को ना। हाँ 2 जून से। तो फिर 2 जून से तो यार अभी काफ़ी टाइम है फिर तो फालतू में तुम लोग इतनी मेहनत करवा रहे हो। तो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी बाय PM ऑफ इंडिया। तो फ्लैग रेजिंग मैंने आपको डिफरेंस समझाया है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। इस पर मैंने रील भी बनाई थी जब 15 अगस्त आया था अभी, है ना, सॉरी 26 जनवरी आई थी, जिसमें कि मैं वो अपना 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये मुझे समझ नहीं आता भाई, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद का मतलब क्या होता है भाई? इंसान है क्या ये? तो 15 अगस्त की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर होती है फ्लैग की रेजिंग, जो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि ब्रिटिशर्स का झंडा नीचे जा रहा है और भारत का झंडा ऊपर आ रहा है, यानी कि हम गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। फ्लैग रेजिंग होता है यहाँ पर। फ्लैग का अनफर्लिंग होता है, ठीक है, फ्लैग रेजिंग या फिर फ्लैग होइस्टिंग हम बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्लैग की अनफर्लिंग होता है, बस खुलता है फ्लैग। ये करता है प्राइम मिनिस्टर, ये करता है प्रेसिडेंट, ये होता है आपका लाल किले में, और ये होता है कर्तव्य पथ पे। और इसको तो आई होप पता होगा सभी को कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हाँ क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 26 जनवरी 1950 को ही हमने क्या किया था? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स या फिर कमेंस हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और इसी दिन क्यों लागू हुआ था? बिकॉज इसी दिन 1930 को पहला बार झंडा फहराया गया था। आपका मतलब पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट हुआ था। कौन से सेशन ऑफ कांग्रेस में? ज़रा बताओ जल्दी से।
तो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी बाय द प्राइम पीएम ऑन इंडिपेंडेंस डे इज़, तो आपको बताना है इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दिल्ली। तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो ये क्या होगा आंसर? रेड फोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला है आपका फिफ्थ वाला, एंड दैट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द Which constitutional amendment of the Constitution of India is related to the establishment of National Commission for Backward Classes in India? तो भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अगर हम नेशनल कमीशंस की बात करें तो एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, और एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, नेशनल कमीशन ऑन विमेंस भी है, लेकिन अंतर क्या है ज़रा बताओ? ये जो आखिरी के दो हैं और बाकी के जो ऊपर के तीन इनमें व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये है कि जो आपके ये तीनों हैं, ये तीनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है, यानी संवैधानिक का मतलब है कि इनका कोई ना कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, यानी कि आर्टिकल है, कोई अनुच्छेद है। ये जो है आपके स्टैट्यूटरी हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि इनका कोई एक्ट है, एक एक्ट के थ्रू इन लोगों को इस्टेब्लिश किया गया है। तो अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेंगे तो आंसर होगा 338, आर्टिकल नंबर 338। ये 338 ए में है, ये 338 बी में है। पहले क्या होता था, कमीशन ऑन ये शेड्यूल्ड कास्ट वाला शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एक ही में थे, और इनको कमीशन ना बोल के ऑफिसर बोला जाता था, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देन 65th अमेंडमेंट से इनको कमीशन बनाया गया, एंड 89th अमेंडमेंट जो था इनसे बाइफरकेट किया गया। 338 में ही दोनों पड़े हुए थे, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अलग किया गया। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि किस अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बनाया गया, तो इसी अमेंडमेंट से। बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है पहले ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी होता था, लेकिन 102nd अमेंडमेंट से इसको बनाया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। NHRC की अगर हम बात करेंगे तो इसको 1990 का जो एक्ट है, वैसे तो अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो एक्ट है वो 1990 का है, लेकिन ये जब बना कब था? ये आपका बना था 1992 में। 19 तो चलता भी नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ये बना था आपका 1992 में, 1992 में। 1990 का एक्ट था, लेकिन स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। जिस तरह से ये जो था आपका जो NHRC है, ये 1993 में ही बना भी था, और इसका एक्ट भी 1993 में आया था, 1993 में। कौन सा एक्ट था इसका? ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है वेमेन वाले में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो नेशनल कमीशन फॉर SC है, तो क्या करता होगा? जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए काम करता होगा। साथ ही साथ ये एंग्लो इंडियंस जो है ना, उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 86th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज K को जोड़ा गया था, एंड आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, ठीक है। एंड 104th अमेंडमेंट से क्या किया गया था? एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में 2, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1, 2 को नॉमिनेट करता था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और 1 को लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर, उसको खत्म किया गया, और SC ST के रिजर्वेशन को फर्दर एक्सटेंड किया गया, ठीक है। 103 आई होप आपको पता होगा, ये EWS रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। एंड 101 आपका एसोसिएटेड है GST से। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट है, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट है, ये याद रहेगा। और जरा बताइए जो लेटेस्ट वाला है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे एसोसिएटेड है? At present, the GT road, which stands for the Grand Trunk Road, extends from dash in India. तो इंडिया में अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है आपकी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो? तो GT रोड, जिसको कि बनवाया गया था बाई शेर शाह सूरी, जिसका ओरिजिनल नेम क्या? फरीद खान। और डेथ कहाँ हुई थी? ये तो बेटा बच्चे बच्चे को पता है, कहाँ हुई थी? हाँ, कलिंजर में।
ठीक है, तो कलिंजर में ही डाइड, कौन, शेरशाह सूरी। और इसका जो कब्र है वो सासाराम बिहार में है। इसने हराया था किसको 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज, और 1540 बैटल ऑफ बिलीग्राम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बैटल ऑफ चौसा 1539 और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसमें हराया था शेर शाह ने हुमायूं को। ठीक है, और आंसर होगा, और जीटी रोड को बनवाया था और इनके बीच में रुकने के लिए रेस्टिंग प्लेस बनवाई थी, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा इसका अमृतसर से कोलकाता तक है। वैसे तो अगर हम देखें चिटगांग जो कि पड़ता है बांग्लादेश में, से लेकर, या फिर कहीं कहीं पे ढाका भी लिखा हुआ है, से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक है, लेकिन इंडिया में पूछ रहा है। और जो नेशनल NH1 है, नेशनल हाईवे 1, वो इसी का पार्ट है, जीटी रोड का ही। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या पूछा था मैंने, 106। ये आपका विमेंस रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है। विमेंस के जो रिजर्वेशन, कहाँ पर रिजर्वेशन, जो हमारी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके रिस्पेक्ट में ये 33% का जो रिजर्वेशन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, 33% रिजर्वेशन, याद रहेगा। तो और मैंने, हाँ, तो इनको सराई बोलते हैं, जो बीच बीच में रेस्टिंग प्लेस बनवाई गई थी उनको सराइज बोलते हैं। बाकी फरीद खान ओरिजिनल नेम था, सासाराम बिहार में उसका वो बना हुआ है, प्लस इसी का ही एडमिनिस्ट्रेशन को किसने अडॉप्ट किया था? हाँ, हुआ 1992 में था सचिन सिंह, 73rd 74th, लेकिन 93 में एनफोर्स हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, यस सर, हेडेक हो रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हार्दिक पांड्या। अच्छा, इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड? तो झारखंड में सरहुल किस मौसम में मनाया जाता है? तो झारखंड के पहले सारे फेस्टिवल लिख दो जो मैंने आपको बताए थे। तो ये मनाया जाता है स्प्रिंग आपको पता है कि, यानी कि जब आपका स्प्रिंग होता है, जब आपका विंटर्स जाता है एंड समर्स, ये जो टाइम चल रहा है करंट में, ये स्प्रिंग सीजन ही है आपका। ठीक है, तो इसी टाइम पे मनाया जाता है सरहुल, जब साल ट्री जो होता है उसमें नई पत्तियाँ आती हैं, है ना, साल का जो पेड़ होता है उसमें। और क्या क्या मैंने आपको फेस्टिवल पढ़ा रखे हैं झारखंड के, तो झारखंड को हर कोई जानता है। ठीक है, तो झारखंड के हैं आपके करम फेस्टिवल, जवा, है ना, तुस्सू परब, भागता परब कहाँ का है? तुस्सू परब, और रोहिणी। ठीक है, रोहिणी, तो ये ध्यान रखेंगे, ये फेस्टिवल है कहाँ के? झारखंड के। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर दी, तो भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश के ऊपर उत्पन्न होते हैं, पैसिफिक, मेडिटेरेनियन, अरेबियन या फिर बे ऑफ बंगाल। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं जहाँ पर एक लो प्रेशर होता है और एक वीक लो प्रेशर चाहिए इसको, एक कैसा एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, तो वहाँ पर ओरिजिनेट होता है। इसको कॉरियोलिस फोर्स की भी नीड होती है। कॉरियोलिस फोर्स किसकी वजह से ओरिजिनेट होता है ये बताओ? साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं, वही बताओ, जैसे कि ईस्ट पैसिफिक में क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न पैसिफिक में। अटलांटिक में क्या बोलते हैं? साउथ चाइना सी में क्या बोलते हैं? साउथ चाइना सी। ईस्ट पैसिफिक, अटलांटिक, साउथ चाइना सी एंड ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में टेंशन मत लो, हम इंडियंस के पास इतना टाइम नहीं कि अलग से नामकरण करेंगे उनका। ठीक है, साइक्लोन है, साइक्लोन ही बोलेंगे। उतनी इज्जत इंसान को दो जितनी चाहिए हो। क्यों? रोटेशन की वजह से कॉरियोलिस फोर्स ओरिजिनेट होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करवाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करवाता है, बाईं ओर। ठीक है, इसी वजह से हमारी विंड्स, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है ना, जो हमारी विंड्स भी डिफ्लेक्शन होता है विंड्स का, ट्रेड विंड का, वो भी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इंडिया में कहाँ पर आता है? तो इंडिया में देखो अरेबियन सी में भी आ सकता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में भी आ सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल क्योंकि दो भैया देखो साइक्लोन दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब जो टेम्परेट एरिया में आ रहा है, और ट्रॉपिकल का मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या होता है टेम्परेट एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, तो मतलब तुमने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में मोस्टली ओरिजिनेट होते हैं, और खासकर कब ओरिजिनेट होते हैं? आपने वो नोटिस किया होगा अक्टूबर के टाइम पे, और अक्टूबर के टाइम पे ही क्यों ओरिजिनेट होते हैं जरा बताओ यहाँ पे ज़्यादातर हमारे साइक्लोन्स, जल्दी से। तो ये हो जाएगा आंसर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे इसलिए ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज यहाँ पर ये समय होता है मॉनसून का लौटने का,
रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये यहाँ से जाता है तो उस तरह की फेवरेबल कंडीशंस बनती, जिसकी वजह से साइक्लोन आता है। जो टेम्परेट वाला साइक्लोन आता है, टेम्परेट वाला साइक्लोन, ये वाला जो ट्रॉपिकल वाला होता है, ये सिर्फ समुद्र में आ सकता है, सिर्फ पानी में। पानी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर के बगल में कहीं नाला है तो नाले में तुम्हारा साइक्लोन आ जाएगा। लार्ज सी चाहिए, लार्ज वाटर बॉडी चाहिए, जैसे सी, समुद्र में। टेम्परेट जो होते हैं वो लैंड और सी दोनों में आ सकते हैं। ये उतने ज़्यादा इंटेंस नहीं होते हैं साइक्लोन। ट्रॉपिकल वाले जो होते हैं इंटेंस होते हैं, बड़ी तबाही करते हैं। ये फ्रीक्वेंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी आते रहते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल उतनी जल्दी जल्दी नहीं आते। और ये फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं, या फिर इनको हम फ्रंटल साइक्लोन से बोलते हैं, बिकॉज जहाँ पर वार्म एयर मास यानी गर्म हवा कूल एयर मास यानी ठंडी हवा से मिलती है, तो वहाँ पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस। और वहाँ टेम्परेट यानी शीतोष्ण आपका चक्रवात बनता है। अब यहाँ पर नाम देख लेते हैं। ईस्ट पैसिफिक में इसको जानते हैं, हाँ। तो पहले तो साउथ चाइना सी, तो यहाँ टाइफून, कैसे जापान वगैरह में टाइफून है ना, जापानीज टाइप नेम नहीं लग रहा है। यहाँ पर बोलते हैं इसको हरिकेन, अटलांटिक में हरिकेन बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं किस नाम से, विली विली, ठीक है, विली विली के नाम से इसको जानते हैं। बाकी ईस्ट पैसिफिक में आई थिंक अलग से सच स्पेसिफिक नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद करो, अटलांटिक, साउथ चाइना सी और ऑस्ट्रेलिया, ख़त्म बात। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साइक्लोन होते हैं, अगर कभी पूछ ले कि नदर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूमते हैं, ठीक है, साइक्लोन चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। चलो जल्दी से यार तुम लोग के आंसर आ जाते हैं। देखो आरती ने अगले क्वेश्चन के भी आंसर दे दिया जल्दी से, अब तुम लोग तुरंत देख के तुरंत आंसर देते हुए। तो लेड बाई सिद्धू एंड कन्हू, खासी, भील, संथाल या मुंडा रिवोल्ट। तो आंसर होगा संथाल रिवोल्ट। संथाल ट्राइब है जो कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू में रिसाइड करती है। इसको दो भाइयों ने लीड किया था, सिद्धू मुर्मू, कन्हू मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो मतलब यहीं से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था संथाल रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट से जस्ट 2 साल पहले हुआ था। मुंडा रिवोल्ट की बात करेंगे तो ये 1899 में हुआ था। किसके खिलाफ था, डीकूज के खिलाफ था। डीकूज कौन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। और खुंट कट्टी सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए था। खुंट कट्टी सिस्टम जो वहाँ पर इनका लोकल ट्राइबल सिस्टम चलता था, जिसमें कि ये था कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड चलती थी इनकी, तो वो था। और इसको किसने लीड किया था, बिरसा मुंडा, जिनको कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। और इनकी जन्म तिथि को हम सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के नाम से। जल्दी से बताइए नवंबर की किस डेट को इसको मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो इसको सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर को हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। सर आज हिस्ट्री लेक्चर में आपने एमीवे के बीफ लिरिक्स का रेफर दिया, किसी ने नहीं समझा। तुम समझ गया ना, बस काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है। तो बताओ सार्वजनिक सामान की क्या विशेषता है, कि ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। दीज गुड्स आर लिमिटेड इन सप्लाई। वन टैक्स पेयर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स, सॉरी ओनली टैक्स पेयर गेट द बेनिफिट। तो ऐसा तो होता नहीं यार। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है वो समझते हैं। अब पता नहीं यार मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूंगा भी तो तुम यही बोलोगे कि सर नहीं पढ़ाया है ना। अभी तक अगर मतलब 17 लेक्चर हो चुके हैं, अभी मैं कुछ भी पूछ लूँ बेटा पढ़ाया ये, नहीं ये कहाँ पढ़ाया सर अभी आपने। पब्लिक गुड की अगर बात करें तो ये नॉन राइवालरस होते हैं। नॉन राइवालरस का मतलब होता है कि अगर मैंने कंजम्पशन कर लिया तो वो मेरा कंजम्पशन तुम्हारे कंजम्पशन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पब्लिक गुड में अगर हम बात करें तो रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो टैक्स भरते हैं उन्हीं को एक्सेस है, सबको है भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड, सबको एक्सेस है। ये होते हैं आपके राइवालरस। नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं कि मैंने अगर यूज़ कर लिया तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे उनको, ठीक है। नॉन राइवालरस का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ ऐसा बोली नहीं लग रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर
मतलब डिमांड और सप्लाई में काम नहीं कर रही है चीज़। सिंपल बोले तो अगर मान लो कि 10 कार बनी है, ठीक है, और उसका प्राइस फिर मतलब उन्हीं के पास जाएंगी वो 10 कारें जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, सिंपल सी बात है। तो राइवलरस हैं, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, ये एक्सक्लूडेबल हैं। क्लियर। पब्लिक गुड में ध्यान रखिएगा ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है। कितनी? ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है। यहाँ पर पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, चीज़ को बस ध्यान रखना है। 3 के अलावा चौथा पॉइंट यहाँ पूछेगा नहीं आपसे। ये कॉम्पिटेटिव, दीज गुड्स आर मोर कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन तो प्राइवेट गुड के लिए होता है, इसके लिए थोड़ी ना कॉम्पिटिशन होता है। कंजम्पशन ऑफ 1% डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन, यही होता है नॉन राइवलरस का मतलब, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं है सप्लाई में, और ऐसा नहीं कि जो टैक्स भरता है उसी को ही सिर्फ मिलेंगे पब्लिक गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट फाइनेंस कमीशन? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? 74, 76, 75 या 73? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। और साथ ही साथ आप जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसको किस अमेंडमेंट से बनाया गया था वो भी बताना। आंसर क्या होगा? 73rd। अब इन दोनों को ना, अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इन दोनों अमेंडमेंट को 1992 में किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन लाया 1993 में गया था। जैसे 73rd अमेंडमेंट जो पंचायत से संबंधित है, इसको मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। 24 अप्रैल 1993 को लाया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये आपका म्यूनिसपैलिटी से एसोसिएटेड है। इसने पार्ट नंबर 9 ऐड किया, इसने पार्ट 9A ऐड किया, इसने शेड्यूल 11 ऐड किया, इसने शेड्यूल 12 ऐड किया, ठीक है। और PV नरसिम्हा राव जी जो है इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल कौन सा है? 243 से लेकर 243O तक पंचायत दिया है। इसमें 243I में ये स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में दिया है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करें तो ये आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 2280। और जितने लोग ये बोल रहे हैं ना अमेंडमेंट, बहुत मार खाओगे, ध्यान रखना। कोई अमेंडमेंट से नहीं बनाते फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये पहले से ही था, ठीक है। सर एक केस और होने वाला है आप पे 2 मिलियन होने को है और फेस नहीं दिखा रहे हो, हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा नहीं होगा, जल्दी होगा, वो घड़ी जल्दी आएगी। तो ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, ठीक है, इस करंट में कौन है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि भाई इसमें कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल नंबर 280 में है, तो ध्यान रखना इसका कॉम्पोजिशन होता है 1+3, ठीक है। करंट पहले कौन थे? तो पहले थे आपके KC न्योगी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर षणमुखम चेट्टी लिखने लगते हैं, तो षणमुखम चेट्टी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अगर बात करें करंट में, तो हैं हमारे कौन करंट में? अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और ये कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है ये? 16th है, 16वां है। और यहाँ पर आपसे पता है क्या पूछ सकता है? मेंबर्स पूछ सकता है। तो मेंबर कौन कौन है? ध्यान रखना, अजय नारायण झा, एनी मैथ्यू जॉर्ज, एनी, ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी जॉर्ज मैथ्यू, वैसे तो कुछ भी आगे पीछे कर लो, थोड़ा सा चलता है इतना। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मतलब अभी लेटेस्ट है ना 16th फाइनेंस कमीशन, इसलिए। मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष, ठीक है, सौम्य कांति घोष। अब तुम्हें लग रहा होगा तो 4 हो गए, है ना, 1+4 हो गया, लेकिन ये पार्ट टाइम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बाकी 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन है, 5 साल के लिए बनता है, जैसे कि ये हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी 5 साल के लिए बनता है। प्रेसिडेंट बनाता है इसको, इसके मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं। और क्या है, और ये चीज़ है कि कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? और देखो यार, यहाँ पे क्या है ना कि आर्टिकल मैं आपको बता तो सकता हूँ 243 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Y, लेकिन बात यह है कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं इस पर।
सर ASO CSS का DV होने वाला है, रिजल्ट फाइनल आंसर की अभी नहीं है। ये बात तो सही है यार। देखो सच बताऊँ वत्सल ना, तो पिछली बार का भी कोर्ट केस चल रहा है, कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने, जबकि उसमें काफ़ी उम्मीद थी कि होगा 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 होगा। अब देख रहे हैं, ट्विटर हुआ है, कैंपेन हुआ है, आंसर की वगैरह आएगी, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये एडवाइस करूँगा। एडवाइस क्या, मैं आपको, ये तो आपको पता है तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। 243 में डेफिनेशन है, 243A में ग्राम सभा है, 243A में उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा वो है, 243C में उसका कॉम्पोजिशन दिया गया है, यानी 3 टीयर पंचायत आपका होगा, 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी आपको रिकॉल होना चाहिए। तो डी में 243 में डी से हमने याद किया था दलित मतलब रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन दिया गया किसको, एक तो SCs को, और साथ ही साथ जो हमारी वेमेन है, वेमेन को 1/3 रिजर्वेशन है ना, और SCs को उनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे। देन अगर बात करेंगे ई में, ई ठीक है, तो ई का मतलब, हाँ डी के बाद ई, तो ई का ए मतलब 5 मतलब ड्यूरेशन, ई का मतलब 5 मतलब ड्यूरेशन, एफ मतलब फेल मतलब डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जी में गोली मतलब गोली खाते ही पावर आ जाती है, तो 243G में पावर दिया हुआ है। जिनको अगर पहले से पढ़े होंगे मेरे से तो उन्हें रिकॉल हो रही होंगी चीज़ें। एच 243H, एच से हाउस टैक्स, आई से बता दिया स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे से जांच से ऑडिट, तो उसमें जे में ऑडिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। के में इलेक्शन दिया हुआ है, तो जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो भी 73rd अमेंडमेंट से बना, जो कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है, वो 243K में है। ठीक है, तो हु बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान, तो अली वर्दी खान के बाद उसका पोता, उसकी मतलब इसकी लड़की का लड़का, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अच्छा, पहला नवाब कौन था, फर्स्ट कौन था, और फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल तो बताइए ही। ठीक है, बंगाल के साथ आप अवध का नवाब भी पहला बताइए, और हैदराबाद का भी। तो पहला अगर बात करें बंगाल का, तो ये था आपका मुर्शिद कुली खान। इसका ओरिजिनल नेम था सूर्य नारायण मिश्रा, मुर्शिद कुली खान। सादत खान बुरहानुल मुल्क था यहाँ का, सादत खान बुरहान उल मुल्क, और यहाँ का था क्या नाम था उसका, असफ जा, निज़ामुल मुल्क असफ जा, निज़ामुल मुल्क असफ जा। ठीक है, और हाँ, अब ये सिराजुद्दौला से क्या रिकॉल कर सकते हो, लिखने वाला नहीं हूँ मैं, बता चुका हूँ काफ़ी बार। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सब इससे पहले ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 बंगाल में। ठीक है, और उस बैटल को माना जाता है कि वहीं से एक्चुअली ब्रिटिश रूल इंडिया में फॉर्मली स्टार्ट होता है, क्योंकि उसी ने बंगाल को उनके कंट्रोल में ला दिया था एक तरह से। देन जो बचा था वो सारा हो गया था 1764 में, जो बैटल ऑफ बक्सर है आपका 1764 का। और उसके बाद हमारा 1765 में कौन सी ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की, जिससे डुअल कंट्रोल आता है बंगाल में। उसको ख़त्म करने का काम वो लाता है रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, इलाहाबाद की ट्रीटी, और ख़त्म 1772 में होता है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग करता है। ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, और किसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, किसने गद्दारी करी थी, तो गद्दारी करबे किसने, ये बोला था मलिक ये क्या नाम था उसका, आपने मीर जाफ़र था, गद्दारी करबे तोरी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट नोन चौहान रूलर, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे, तो विग्रह राजा सेकंड, वासुदेव, पृथ्वीराज द फर्स्ट और पृथ्वीराज द थर्ड। तो वासुदेव जो थे ये कन्वा डायनेस्टी से थे, वासुदेव कन्वा। ठीक है, पृथ्वीराज द थर्ड आंसर होंगे, क्योंकि अब ये क्यों फेमस थे, बेस्ट नोन, क्योंकि जो हम पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ते हैं ना वो यही हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो पढ़ते हैं वो यही हैं आपके। और इन्होंने क्या लड़ा था, तो इन्होंने फेमस बैटल ऑफ तराइन, तो तराइन के युद्ध लड़े थे, और तरोताज़ा कर दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी से मतलब एक पहला वाला हुआ था, दूसरा वाला, पहले वाले में इन्होंने तरोताज़ा कर दिया था मोहम्मद गौरी को, डिफीटेड, लॉस्ट, और इसमें ये खुद हार गए थे। ठीक है, पृथ्वी लॉस्ट, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो मुझे याद है ना। तो ये हुआ था आपका कब, 1191 में,
ये हुआ था 1192 एडी में। एंड देन 1194 में क्या किसको हराया था इसने? तो इसने बैटल ऑफ चंदावर, चंदेरी नहीं है, चंदेरी लड़ा था 1528 में, बाबर ने मदनी राय को हराया था। ये है बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें कि जयचंद को हराया था। जयचंद वही गढ़वाल राजपूत रूलर हैं ये, ठीक है, गढ़वाल राजपूत रूलर, और इन्हीं की ही बेटी थी, आपको पता है ना, जिनके साथ ऐसा माना जाता है, फिक्शनल स्टोरी कंसिडर की जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को भगा के ले आए थे, और उसी चीज़ को लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में कि किस तरह से संयोगिता के साथ इन्होंने विवाह किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंगो शावर्स आर कॉमन इन, तो आम की बारिश कहाँ पे आम है? देख रहा हो, आम की बारिश कहाँ में आम है। हाँ, तो आम की बारिश आम है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एक्चुअल में है क्या ये प्री मानसून शावर्स हैं, प्री मानसून शावर्स हैं ये। अब प्री मानसून शावर्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हाँ, जैसे बंगाल में अगर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से, और साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो साउथ इंडिया में इनको या तो हम ब्लॉसम शावर्स या फिर मैंगो शावर्स, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर और मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर। तो नॉर्थ वेस्टर की अगर बात करेंगे तो बंगाल में बोलते हैं इनको, इनको भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में। हाँ जी, अरे सॉरी यार, सॉरी यार, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, मैंगो शावर, ठीक है, केरला होगा इसका आंसर। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, और क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ वेस्टर यहाँ पे बरदोई सिला, ठीक है, बरदोई सिला या फिर बरदौली चीरहा के नाम से जानते हैं इसको, असम और जो बांग्लादेश वाले पार्ट है वहाँ बरदोई सिला, बरदौली चीरा। ब्लॉसम शावर्स के नाम से जाना जाता है इनको कोस्टल पार्ट ऑफ, कोस्टल कर्नाटका एंड केरला में, कोस्टल कर्नाटका। क्यों ब्लॉसम? बिकॉज जो कॉफ़ी का फ्लावर होता है उसकी अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं, ब्लॉसम यानी आना, ठीक है, फूल आ जाता है उसमें। कोस्टल कर्नाटका एंड केरला। एंड मैंगो शावर्स तो मैंने बता ही दिया भाई, केरला, ठीक है, मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करते हैं ये। आर्टिकल नंबर, तो मतलब मानसून आने से पहले ये जो आते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी ठंडक लेके आते हैं वो है। बाकी मानसून आप पूरा रिकॉल कर सकते हैं जल्दी से, है ना, कब आता है? जून के पहले हफ्ते में, 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में पहुंच जाता है। ये अरेबियन सी ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, दोनों मिलती कब है? ये आपकी मिलती है पंजाब प्लेन्स में या फिर गंगा वैली के ऊपर, ठीक है, गंगा वैली के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये मिलती हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा बारिश यूजुअली कहाँ होती है? वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में, और ये हमारा मेघालय में खासी हिल्स में पड़ता है मौसिनराम, जहाँ सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। अक्टूबर ब्रेक इन मानसून क्या होता है? ब्रेक इन मानसून होता है जब मानसून आता है एकदम से, और फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते तक पता चला लो बारिश नहीं हो रही है। देखा है ना, मानसून आता है फिर बारिश ही नहीं हो रही है, तो उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। अक्टूबर हीट क्या होती है? जब मानसून वापस जाता है तो उस समय जो एकदम उमस होती है अक्टूबर के टाइम पे, उसको अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं बिकॉज ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। और ये क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और यहाँ मेडागास्कर करके है, जिसको इस मेडागास्कर करके एक बड़ा सा आइलैंड कंट्री है, उसके ईस्टर्न साइड में एक हाई प्रेशर बनता है, या तो उसको मेडागास्कर हाई बोलते हैं, या फिर यहीं पर मैस्करीन करके एक जगह पड़ती है तो उसको मैस्करीन हाई भी बोलते हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर हमारा इंडियन पेनिनसुला में लो प्रेशर बनता है, तो एकदम अट्रैक्ट कर लेता है ये, ठीक है। और हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी चलती है, जिसकी वजह से मानसून अट्रैक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, इन सब का क्या रोल होता है। आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। अब पता नहीं दिमाग में आ रहा है तो फिर से आपको बता देता हूँ कि एक बार अभी क्वेश्चन पूछा सीजल में कि जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये कितने लैटीट्यूड पे ब्लो होती हैं, तो ये 13 से लेके 14 डिग्री लैटीट्यूड पे ब्लो हो रही होती हैं जुलाई के महीने में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तो यार सबने कर ही लिया होगा, 6 राइट होते हैं, सामरो करके हमने याद किया था, आई थिंक लिखवाने की भी ज़रूरत होनी ना चाहिए। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, सब क्लॉज एफ नहीं जी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस अमेंडमेंट्स एक्ट से ऐड किया गया था?
मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। 19 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? और कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 याद आना चाहिए। 19 क्लॉज 2 में आपके दिए हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस याद रहेगा। आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? हाँ, आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है? तो 13 में ध्यान रखना है। 13 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो बनाया जाएगा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, और अगर इफ़ इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का वायलेशन करता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाई जुडिशरी। तो अगर कोई भी लॉ वो परमानेंट लॉ हो सकता है, वो टेम्प्रेरी लॉ हो सकता है, वो बाई लॉ हो सकता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। 44 में यूसीसी के बारे में दिया हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता, जो कि एक डीपीएसपी है। Who among the following is said to have devised many राग और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? बताओ। और ये भी बता दो किसने राग, जो हमारे राग हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, उनको 10 थाट में बदला था। उनका नाम वी से शुरू होता है, बताओ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा भाई देखो, टोडरमल तो होगा नहीं। टोडरमल तो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का एक क्या था, नवरत्न था। यही लाया था क्या? यही लाया था जब्ती, या फिर उसी को हम बोलते हैं दासाला सिस्टम, कि भाई आपकी दासाला सिस्टम कब लाया था ये? तो इसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? आपकी लैंड को एनालाइज किया जाएगा, 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, और उसके हिसाब से आपसे टैक्स वसूली की जाएगी। पोलाज, ठीक है, और चाचर, परौती और बंजर। राम तनु पांडे, हाँ सब समझ गए हम, ठीक है। विष्णु करके, हाँ विष्णु करके नहीं बेटा, विष्णु कुमार भटकंडे, ठीक है, विष्णु कुमार भटकंडे याद रहेगा ना, विष्णु कुमार भटकंडे याद रखिएगा सर जी, ठीक है। चलो, तो पोलाज मतलब सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ लैंड है, सबसे बढ़िया। देन परौती ऊपर लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, सो दैट आसानी सबको याद हो जाए। पोलाज सबसे अच्छी है, हमेशा उपज ली जा सकती है। परौती होती है 1 से 2 साल के लिए फैलो छोड़ा जाता है, फैलो मतलब खाली छोड़ा जाता है। चाचर जो होती है, चाचर, इसको 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है। और बंजर तो बंजर है, ये तो एकदम जा चुकी है, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें। तानसेन सब कुछ बता चुका हूँ। रामतनु पांडे ओरिजिनल नेम है, ग्वालियर घराने से या रीवा घराने से बिलोंग करते थे। भगवान इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के लिए ध्रुपड़ कंपोज किए, ध्रुपड़। रामचंद्र सिंह ऑफ जो राजा थे ग्वालियर के, उनके कोर्ट में थे। देन अकबर ने बुलाया था, तो अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे ये, ठीक है। क्या बजाते थे? 93.5 रेड एफएम नहीं, ये बजाते थे आपके रबाब या फिर रुद्रवीणा। अगला है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का विशेषता नहीं है इसमें से? बता जल्दी से। सर IRS लॉन्च कर दो रिवीजन के लिए, मोहम्मद फयाज। अच्छा करते हैं, देखो पहले पूरे हो जाए है ना, उसके बाद। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इंटरमीडिएट गुड, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो होगा कि स्टॉक? स्टॉक मैं आपको समझा चुका हूँ सर, है ना, कि जो फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं। ये मैंने बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। और जो स्टॉक वाला होता है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी इनकम फ्लो है, लेकिन आपकी वेल्थ स्टॉक है, कि आप कितना कमाते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकता कितना कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं। अब 10,000 एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, क्या? तो मुझे पीरियड ऑफ टाइम बताना ज़रूरी है। तो वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि जो वेल्थ होता है, ठीक है, जो वेल्थ होता है ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, कि मेरा मतलब मैं इतने का मालिक हूँ, ठीक है। पढ़ाया है ना मैंने? जल्दी बताओ, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पंकज यादव जी, हाँ पढ़ाया, चलो हाँ कुछ तो पढ़ाया है मैंने धन्य हो आपका, ठीक है। तो इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। जब नेशनल इनकम बोलते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन
31 मार्च, यानी ख़त्म ही होने वाला है। तो इसी वजह से अगर आप देखो कोई, अगर आपके घर में कोई बैंक में हो या कोई सीए हो, तो देखना इस समय उनकी लगी पड़ी होगी। इस समय उनको जो है बैंक वालों को छुट्टी नहीं मिलती आसानी से, ठीक है एकदम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को बड़ा बड़ा कि इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनका यूज़ करके फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। बट डू नॉट कन्फ्यूज देम विद कैपिटल गुड। कैपिटल गुड इंटरमीडिएट गुड नहीं होते हैं। एक जैसे कि अब मशीन है, मशीन से कपड़ा बनाया जा रहा है, दैट डजंट मीन कि मशीन इज़ अ कैपिटल गुड। नो, वो मशीन क्योंकि आप बोलोगे ना कि मशीन से बनाया जा रहा है फाइनल गुड कपड़ा, जो कि फाइनल गुड कपड़ा है, तो मशीन से बनाया जा रहा है तो मशीन तो इंटरमीडिएट गुड होगी ना। मशीन इज़ अ कैपिटल गुड, और ये आपके ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। फाइनल गुड बनाने में, जब फाइनल गुड हम बना रहे हैं तो उस प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। मशीन खुद कंज्यूम थोड़ी ना हो रही है। जो कंज्यूम होते हैं उनको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। आर नॉट इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, है ना, नहीं तो लापरवाही हो जाएगी और लापरवाही का नतीजा बढ़ के निकलेगी नेशनल इनकम, है ना। तो डबल काउंटिंग की वजह से। अगला है अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन। तो अहमदनगर को अंततः मुगलों द्वारा डैश में कब्जा कर लिया गया था 1630 में, 1635, 1632 या 1627 अहमदनगर। तो अगर आपको सर याद हो, सर एंड मैम, ठीक है, कि ये जो हमारा कृष्णा रिवर था उसके ऊपर क्या था, इसके नीचे क्या था? तो नीचे था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के बारे में रिकॉल करें जल्दी सारा चीज़ें। पानी का एक घूंट चढ़ा लेते हैं फिर। विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कैपिटल हम्पी थी जो पंपा देवी जी के नाम पे था। और कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से इनके कंटेम्प्रीज इनको जानते थे। और इनके टाइम पे जो हॉर्स के ट्रेडर होते थे उनको कुदिरई चट्टी के नाम से जाना जाता था। इनको नरपति के नाम से जाना जाता था। इनके ऊपर थे बहमानी, इनको अश्वपति के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे उड़ीसा के रूलर थे जिनको गजपति के नाम से जाना जाता था। इनको नरपति, इनको अश्वपति। और जो घोड़ों में ट्रेड करते थे उनको कुदिरई चट्टी बोलते थे, ठीक है। हरिहर बुक का फाउंडर थे, 1336 ईस्वी में बनाया था। देन एक बार क्या हुआ, एक बार बहमानी वालों किसी बात पे गुस्सा आया विजयनगर की, और उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ तालीकोटा कर दिया 1565 में, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी बोलते हैं। और वहाँ से विजयनगर एक तरह से ख़त्म हो गया। अब ये जो बहमानी एम्पायर है ये धीरे धीरे 5 छोटे छोटे एम्पायर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये छोटे छोटे एम्पायर कौन से थे? बेरार, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो बीजापुर और गोलकोंडा जो हैं, बीजापुर 1686 में और गोलकोंडा 1687 में, इनको औरंगज़ेब ने एनेक्स कर लिया था, औरंगज़ेब ने, ठीक है। बात किसकी हो रही है? अहमदनगर की। तो अहमदनगर 1627 में, जिस समय आपका कौन था? शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ था, उस टाइम पे एनेक्स हो गया था आपका अहमदनगर, ध्यान रखेंगे। और यही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा की फोर्सेस ने ही मिलके विजयनगर वालों को हराया था, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बिदर तो आ गया था अकबर के टाइम पे, और बेरार बाद में आया था जब बीजापुर को एनेक्स किया था औरंगजेब ने, तो बीजापुर के साथ बेरार फ्री में मिल गया था। When for the first time the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया became a मल्टी मेंबर्ड बॉडी। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आई थिंक, है ना। मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बना? चलो भाई, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम डिड द इलेक्शन कमीशन, तो इसका आंसर क्या होगा? 90। और भाई कमेंट यार, तुम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करो, पता नहीं क्या फालतू कमेंट करते रहता है। 1989। तो किस अमेंडमेंट से? क्या बोल रहा हूँ मैं,
61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 से क्या हुआ था, वोटिंग एज डिक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बढ़ गया था। तो पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती थी, देन मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी, यानी 1+2 का कॉम्पोजिशन हुआ। और आज भी 1+2 का कॉम्पोजिशन ही चलता है, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जरा कॉमेंट करके आप बताएंगे, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साइंस के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की जो पिच है उसको निर्धारित करता है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि साउंड वेव किस तरह की वेव होती है। साउंड वेव, ध्यान रखिएगा, ये मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगें, वो तरंगें होती हैं, वो वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको हम लाइट वेव नहीं बोलते, उनको हम नॉन मैकेनिकल बोल देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लाइट वेव। जो साउंड वेव हैं ये कैसी होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और लाइट वेव की अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसवर्स होती हैं, यानी अनुप्रस्थ होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं जिनका मीडियम का जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम भी इस तरह से, पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में भी वेव ऐसे ही जाती है, ऐसे जाती है, लेकिन इसके जो पार्टिकल होते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में आपको पूरा लिखा मिलेगा। साउंड वेव की अगर बात करेंगे तो इसको कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, इसका हो सकता है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात में ये नहीं चल सकता है साउंड वेव, लेकिन लाइट वेव कैन, यानी कि ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। साउंड वेव की अगर स्पीड की बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो स्पीड का रेशियो लिख दो कमेंट में जल्दी से। तो साउंड की प्रॉपर्टी होती है कुछ, जैसे कि साउंड वेव है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और नंबर, और यहाँ से लेकर, ठीक है, मतलब कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक क्रस्ट से लेकर यहाँ तक अगले वाले क्रस्ट, या फिर एक ट्रफ, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले उठान को क्रस्ट बोलते हैं और ये ढलान को ये बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो एक क्रस्ट से सक्सेसिव क्रस्ट, दूसरे यानी क्रस्ट के बीच की जो दूरी है, या फिर एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ की जो बीच की दूरी, इसको लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है। या फिर ये भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से वेव शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई एक तरह से, तो ये एक जो पूरी वेव बनी ये भी लैम्डा ही है, ये वेवलेंथ होती है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और हमारी जो वेव है वो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रही है, वाइब्रेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि ये 1 सेकंड में इतना कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेव है ये 1 सेकंड में एक बार वाइब्रेट कर रही है। या फिर अगर मैं बोलता हूँ 1 सेकंड यहाँ पे जाके हो रहा है, तो इसका मतलब है मेरी वेव एक बार में 2 बार वाइब्रेट कर रही है, मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हुआ, ठीक है। और यही चीज़ डिटरमाइन करती पिच ऑफ साउंड को। पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, आवृत्ति है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, याद रहेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये निर्धारित करता है लाउडनेस को, और लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं जरा बताना। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। फ्रीक्वेंसी की जैसे मैंने बताई हर्ट्ज यूनिट होती है। तो जरा बताओ ऑडिबल रेंज क्या होती है, एक अडल्ट ह्यूमन की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, बताओ जल्दी से। तो यार ये वाला पन्ना तो खाली ही है क्या, एक सेकेंड, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज की अगर हम बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, या फिर उसी को 20,000 हर्ट्ज भी बोलते हैं। इससे नीचे है तो इंफ्रासोनिक, इससे ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक। याद रहेगा इतना चीज़। पिच क्या है, पिच पे अब जैसे कि जो लड़कियों की वॉइस होती है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि वॉइस श्रिल होती है थोड़ी सी, लेकिन लड़कों की वॉइस की थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लाउड थोड़ा सा होता है उनका वॉइस एम्पलीट्यूड, ठीक है, थोड़ा बेस ज़्यादा होता है। नोट किसको बोलते हैं, नोट होता है वो साउंड विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, जिसमें बहुत फ्रीक्वेंसीज अलग अलग तरह की होती हैं, उसको नोट बोलते हैं,
ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, साउंड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साउंड की जब हम स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना होता है, तो स्पीड का रेशियो होता है कुछ इस तरह से, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में देन होता है, एंड देन गैस में। अब सॉलिड में भी ना ध्यान रखना कि जो एल्यूमिनियम है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। कोई बता, किसी को याद है एल्यूमिनियम में कितना होता है, हैं? देन आपका होता है स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लिक्विड में अगर हम कंसिडर करते हैं तो लिक्विड में अगर कभी आपसे इस तरह से पूछ ले लिक्विड में, तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा होगा आपका एक तो सी वाटर में 1533। लाउड ज़्यादा लेते हैं सर, मतलब ठीक है, तो सी वाटर में आपका 1533। क्या 1533? तो ध्यान रखना, साउंड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड होती है नॉर्मल 343 मीटर पर सेकंड होती है 30 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे 330 मीटर पर सेकंड होती है। कितने पे? इतने पे। ये कितने पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर ये 1533 मीटर पर सेकंड। देन आता है आपका सी वाटर के बाद क्या बोलते हैं उसको, सी वाटर के बाद आ जाएगा आपका डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। देन आ जाएगा आपका एथेनॉल। डिस्टिल्ड वाटर में कितना होता है? 1498 मीटर पर सेकंड। देन आता है आपका एथेनॉल। देन आता है आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल पे सबसे कम होता है। एल्यूमिनियम में कितना होता है? किसी ने बताया नहीं। एल्यूमिनियम में ध्यान रखना 6430 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, रेलवे में पूछता है ये, ठीक है। मयूर जी होंगे, फैट मैन लिटिल बॉय भी रिवील होंगे जल्दी। चलो, तो अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस के इज। तो विभवांतर के वाले दो बिंदुओं को के पार प्लस क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या किया गया कार्य? वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू वी, जहां पर क्यू है चार्ज और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इसकी यूनिट क्या होती है दोनों की, जरा बताओ। अब क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका के है तो क्यू के हो जाएगा, सिंपल। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। कूलॉम्स लॉ को आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं कि भाई जो दो चार्जेस होते हैं, मान लेते हैं Q1 Q2, ठीक है। और आपको पता होगा आई थिंक कि दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ईच अदर को और दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। यानी कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, नेगेटिव है रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं के फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K इज कॉन्स्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आपका करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है। आई थिंक कल से ही हम लोग स्टार्ट करने वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला आई थिंक कंपोनेंट, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। कल से ही स्टार्ट होगा। तो फिजिक्स अभी हम लोग बैच में कर रहे हैं, मॉर्निंग में वो फ्री लाइव स्ट्रीम होती है क्लास, तो आप वहाँ पर फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आई थिंक कल ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। सही है सभी का? सर ठग 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 क्या का तैयारी, क्या मतलब तैयारी? सर मुझे बैकग्राउंड का स्पीड 2 लाख मीटर पर सेकंड। तुम लोग को बैकग्राउंड में पूरा फोकस होगा ना। कर लो यार, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ पे तो कंट्रोल नहीं होता ना। विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट या फिर लॉस या फिर कंज्यूम होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? फॉर्मूला होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो ये I²R बन जाएगा। या फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपको पता हो ओम्स लॉ किसने दिया था, साइमन ओम ने कब दिया था, कोई बताएगा? तो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, सॉरी वो तो हमने देख लिया, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। तो ये V इज इक्वल टू IR अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो I²R हो जाएगा। या फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो अब देखिए ये V² अपॉन R बन जाएगा आपका। ये दिया गया था आपका 1827 में, 1827 में। तो याद रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। P इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू वी इंटू आई, या फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23rd कहाँ गया भाई, गैप हो गया क्या इसमें? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार जा सकता है? डिफ्यूजन आपको पता है कैसे होता है डिफ्यूजन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। यही अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे, एक झिल्ली के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे तो क्या बोलते हैं उसको? तो आंसर होगा डिफ्यूजन। जैसे गैसेस में होता है वैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड सब में हो सकता है डिफ्यूजन आपका। तो आंसर होगा यहाँ पर कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन मूव कर सकता है आपका। ठीक है, तो इसको हम बोलने लगते हैं ऑस्मोसिस, परासरण आई थिंक हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। किसका हाई कंसेंट्रेशन, किसका लो कंसेंट्रेशन? वाटर का। जैसे कि हम 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आपको ध्यान पता होना चाहिए। एक होता है आइसोटोनिक, ये ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पर अगर आप किसी सेल को रखेंगे, फॉर एग्जांपल आरबीसी को रखेंगे, तो आरबीसी फूल जाएगी, एकदम स्वेल कर जाएगी। क्यों स्वेल कर जाएगी? क्योंकि पानी का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। तो हाई से लो में मूवमेंट होगा तो ये फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है, यहाँ पर अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है, बाहर लो कंसंट्रेशन होता है, तो बाहर की तरफ मूवमेंट होगा तो ये श्रिंक कर जाती है हाइपरटोनिक में। ठीक है, और आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट। अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, वो वाटर का बोल रहा हूँ, वाटर की बात हो रही है। वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है वाटर का बाहर से अंदर। मैं सल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्यूट तो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो सल्यूट के टर्म्स में उल्टा हो जाता है ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ को पकड़ लो और वो है वाटर। ठीक, और आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा ठीक है, 20 ये 23 आपका, ठीक है, ये 23 है, ये 24 है आपका। ठीक है, एवरी ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी जीव का प्रत्येक गुण निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रभावित होता है? सिर्फ मम्मी के डीएनए से, मम्मी पापा के दोनों के डीएनए से, पापा के डीएनए से ज़्यादा होता है, मम्मी से कम होता है, या फिर सिर्फ पापा के से होता है? क्यों? तो जो तुम्हारे में डीएनए जो ट्रेट्स आई हैं, तो है नाक, कान, बाल, हाइट, रंग, सब चीज़ें, ठीक है, ये जो हैं सिर्फ मम्मी से आई हैं, सिर्फ पापा से आई हैं? हाँ, तो ये दोनों लोगों से आई हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा भाई, बोथ मैटरनल पैटर्नल डीएनए। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का मॉलिक्यूल किसने डिस्कवर किया था? कमेंट करके बताइए ज़रा जल्दी से, और कब डिस्कवर किया था, और डीएनए किसका पार्ट होता है? और डीएनए का डबल हेलिकल या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने कब? 1869 में। और ध्यान रखना 1969 में क्या हुआ था? बायो में ही कुछ हुआ था, बताओ जल्दी से, बायो में ही कुछ हुआ था। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ये आपका वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1951 में। वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1951 के टाइम पे। देन 1969 में जो टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? जो जीव जंतुओं का जो नामकरण होता है वो दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा। R.H. व्हिटेकर ने क्या किया था? R.H. व्हिटेकर ने जितना भी हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसको 5 जगत में 5 किंगडम्स दिए थे इन्होंने, 5 किंगडम्स दिए थे। 5 किंगडम्स वो कौन कौन से हैं? मोनेरा, याद है ना आपको? मोनेरा जो क्या कौन होते हैं? ये प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं ये, ठीक है। देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके आगे जितने सब यूकैरियोट हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, यानी 100 साल बाद। ये क्या है? ये हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलीय संरचना है। ये डीएनए कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम में मिलता है। क्रोमोसोम कब बनता है? तो एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है। और जब हमारा सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो ये एंटैंगल हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो टोटल 23 होते हैं,
22 ऑटोसोमल होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। अगर यही एक X ज़्यादा हो जाए मेल में तो ये कौन सा सिंड्रोम बन जाता है, और यही एक X कम हो जाए फीमेल में तो ये कौन सा सिंड्रोम बन जाता है? तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और इसको बोलते हैं नीलेफेल्टर सिंड्रोम, नीलेफेल्टर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? ये बताओ। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन कौन सा होता है? तो प्रोटीन एक्चुअल में ये बांध के रखता है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे लेकिन बांध के रखता है, बीच बीच में ऐसे होता है, बांध के रखता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन। ये प्रोटीन जो होता है ये बेचारे जो हमारे बैक्टीरिया लोग होते हैं उनके डीएनए में एब्सेंट होता है, तो खुला खुला सब फैल रखा होता है सब पूरा क्रोमेटिन मटेरियल, और उसी को हम बोलते हैं कि भाई ये इनका क्या है, जो कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रो नहीं होता है, उनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, खुला होता है, ठीक है। और वो अब बताइए कि कौन सा, क्या मैंने पूछा था आपसे? एक तो ये ड्रिलिंग विलिंग सब जो है दिमाग से उड़ा देती हैं सारी चीज़ों को एकदम से। तो हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21, क्योंकि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है ये सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत की वजह से आ रहा है, नीलेफेल्टर और टर्नर। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसमें जब दिक्कत आती है तो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होता है आपका, ठीक है। उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी ने आंसर दिया नहीं है, ठीक है। उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियोइड। आई थिंक दिया है क्या किसी ने? आरती गुप्ता ने दिया है, और तो ज़्यादा किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो और बेस पेयर कौन से होते हैं? ATGC। ATGC मतलब एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वामाइन, साइटोसाइन। यानी कि इससे हमें क्या समझ, ये भी ध्यान रखना कि A इसके साथ T के साथ पेयर करता है और G पेयर करता है किसमें? C के साथ। RNA में क्या होता है? तो आरएनए में जो होता है थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है, किसमें? आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में। ये ध्यान रखना, आरएनए में थाइमाइन नहीं होता, यूरेसिल होता है। होमवर्क टाइम, ये लो होमवर्क टाइम। आपके लिए क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। करवा चुका हूँ ये सवाल, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो भाई, तो ये प्रीवियस वाले का क्वेश्चन था जो पूछा था मैंने आपसे, एंड दैट वाज कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी। तो देखो दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, एक तो होता है हमारा सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। जो हमारा ये सिर है और जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसको मेरू मज्जा बोलते हैं, इसको नोटोकॉर्ड भी बोल सकता हूँ ना मैं, तो ये होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आती है बात? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इनसे जो वो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। जो दिमाग से निकल रही हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। आपने सुना होगा आपके घर में या फिर आसपास साइटिका, जैसे मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे से चढ़ती उतरती हैं, फिर ज़्यादा काम करती हैं, तो फिर उनको साइटिका का प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइटिका प्रॉब्लम या फिर बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम होती क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी नर्व्स जा रही होती है ना, ये दब जाती हैं। कैसे दबती हैं? तो हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें डिस्क होती हैं, डिस्क जब क्या होता है धीरे धीरे एज के साथ ऐसे दब जाती हैं, ठीक है। जैसे नहीं आपने वो बिस्किट, हमारे क्रीम वाले बिस्किट आते थे, है ना, तो उसके बीच में जो क्रीम होती थी, तो अगर हम मान लो कि दोनों बिस्किट ऊपर नीचे से उसको दबा दें तो क्रीम फैलने लगती है ना बाहर से, तो वही होता है इसमें, डिस्क बल्जिंग उसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में वही इन्हीं नर्व्स जो है नर्व्स दबने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है इसमें, ठीक है, साइटिका में। रुक जाओ दीपक पवार, बुक के रिगार्डिंग रुक जाओ भाई, सभी को बोला है कि अभी बुक मत लो, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, अभी मत लो, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गई हमारी नर्व्स, जो दिमाग से निकलनी क्रेनियल, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलनी स्पाइनल, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपका बनाएगा क्या? वो आपका बनाएगा क्या बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल हो गया आपका ये जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं वो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म,
और जिसको नोट्स चाहिए हों तो वो परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर जाके नोट्स ले सकता है आराम से। ठीक है, परमार अकेडमी ऐप में जो भी हम लोग ये करते हैं इसकी PDF परमार SCC टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। नोट्स अगर हैंड रिटर्न चाहिए तो उसके लिए सेम मेरी मम्मी को भी सर साइटिका वाला प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन बताइए ना। सोल्यूशन तो यार वही है, मेरी मम्मी को जो डॉक्टर ने बताया था कि काम थोड़ा कम करिए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे थोड़ा सा कम उतरिए चढ़िए, ये है। हाँ, और तो यार कुछ फ़ायदा मिला नहीं मम्मी को, मतलब काफ़ी ट्राई किया। पॉडकास्ट कब आ रहा है? पॉडकास्ट कल आ रहा है आपका। ठीक है, कल फॉर श्योर आ रहा है, आई थिंक 4 बजे आएगा। और टाइमिंग यार ये 6:30 रहेगी अभी। ठीक है, इन लेक्चर्स की रेलवे वाली 6:30 रहेगी, 6:30 बजे। राइट, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। 6:30 पे ही मिलेंगे, है ना? ओके 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 ओके। 9:30 कल देखते हैं राहुल, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 9:30 की 10।